अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑफ लॉ विद अली। लास्ट टाइम पिछले लेक्चर में हमने डेलीगेटेड लेजिस्लेशन और उसकी टाइप्स पढ़ी थी। इस लेसन में हम द लेजिस्लेटिव एंड रेगुलेटरी रिफॉर्म एक्ट 2006 पढ़ेंगे और पार्लियामेंट्री कंट्रोल्स ऑन डेलीगेटेड लेजिस्लेशन और दूसरे कंट्रोल्स ऑन डेलीगेटेड लेजिस्लेशन पढ़ेंगे, जिसमें कोर्ट कंट्रोल्स भी आते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं द लेजिस्लेटिव एंड रेगुलेटरी रिफॉर्म एक्ट 2006 क्या चीज़ है। ये एक ऐसा एक्ट है, हमने इस बात को समझना है कि बिल्कुल ऐसे जैसे जो मिनिस्टर्स होते हैं उनके पास पावर होती है कि वो स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट्स के तहत लॉ बना सकते हैं, ये एक्ट उन्हें एक और पावर देता है कि अगर कोई ऐसी लेजिस्लेशन बन गई है, पार्लियामेंट ने कोई ऐसी लेजिस्लेशन बना दी है जिसकी वजह से उनकी मिनिस्ट्री में या उनके किसी पर्टिकुलर एरिया में कोई बर्डन आ गया, तो उस बर्डन को रिमूव ये कर सकते हैं लेजिस्लेटिव एंड रेगुलेटरी रिफॉर्म एक्ट 2006 के तहत। इस में जो बर्डन है जो जिसको इन्होंने रिमूव करना है उसको डिफ़ाइन कैसे किया है, उसमें सबसे पहले आती है कि कोई फाइनेंशियल कॉस्ट पड़ रही है उसकी वजह से, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव इनकन्वीनियंस हो गई है उसकी वजह से, कोई ऑब्स्टेकल टू एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी हो गई है, अ सैंक्शन दैट अफेक्ट्स द कैरिंग ऑन ऑफ एनी लॉफुल एक्टिविटी कोई हो गई है। तो कोई मिनिस्टर जो है मेकिंग अ स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट अंडर द पावर्स ऑफ दिस एक्ट मस्ट कंसल्ट वेरियस पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन एज वेल, जो है वो इस एक्ट के तहत अपना इंस्ट्रूमेंट बनाने से पहले ही हैज़ टू कंसल्ट वेरियस पीपल। फॉर एग्जाम्पल कौन किस किस को कंसल्ट कर सकते हैं? सबसे पहले वो ऑर्गेनाइजेशंस को कंसल्ट कर सकते हैं जो कि रिप्रेजेंटेटिव होती हैं ऑफ द इंटरेस्ट सब्सटेंशियली ऑफ द अफेक्टेड पीपल जो उन प्रपोजल से अफेक्टेड हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि एक कॉन्फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्री है, तो उस मामले में अगर कोई ऐसी रेगुलेशन है जिसमें इन्होंने इंडस्ट्री के मामले में या किसी भी बिजनेस के मामले में कोई रेगुलेशन या कोई इंस्ट्रूमेंट बनाना है, तो वो कॉन्फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्री वालों को जो है वो कंसल्ट करेंगे और उनसे पूछेंगे कि ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। वेल्श पार्लियामेंट अगर वो वेल्स को रिलेट करेगा, मैटर वेल्स आपको पता है स्टिल इट्स अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन, तो वो वेल्श पार्लियामेंट को कंसल्ट करेंगे, लॉ कमीशन को कंसल्ट करेंगे जहाँ अप्रोप्रिएट होगा, क्योंकि आपको पता है लॉ कमीशन हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि वो लॉ के ऊपर बहुत रिसर्च करते हैं और वो बहुत काम करते हैं, उन्होंने लॉ को बहुत अच्छे से पढ़ा होता है। अब जो ऑर्डर्स हैं जो इस एक्ट के तहत बनते हैं वो पार्लियामेंट के पास जाते हैं फॉर कंसिडरेशन, और तीन तरीके से पार्लियामेंट उसको डील करती है, या नेगेटिव रेजोल्यूशन प्रोसीजर के तहत, या अफर्मेटिव रेजोल्यूशन प्रोसीजर के तहत, या सुपर अफर्मेटिव रेजोल्यूशन प्रोसीजर के तहत। और जब उन्होंने पार्लियामेंट को भेजना है ऑर्डर बना के इस एक्ट के तहत, तो उसके साथ जो भी रिप्रेजेंटेशंस हैं वो भी साथ होंगी। कोई भी रेजोल्यूशन है जो हाउस ऑफ पार्लियामेंट किसी भी हाउस ऑफ लॉ हाउस ऑफ कॉमन्स में से किसी भी हाउस की कोई रिप्रेजेंटेशन है वो साथ होगी। कोई रिकमेंडेशन है बाय अ कमेटी ऑफ आइदर हाउस दैट इज़ आस्क्ड टू रिपोर्ट ऑन द ड्राफ्ट ऑर्डर, तो इन सारी चीज़ों को रिगार्ड करके वो ऑर्डर जो है वो पार्लियामेंट को भेजेंगे। अब पार्लियामेंट का कंट्रोल जो है वो आपको पता है हर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन पे है, और ये जो प्रोसीजर मैंने आपको ऊपर बताया नेगेटिव रेजोल्यूशन, अफर्मेटिव रेजोल्यूशन, इसके तहत जो कंट्रोल है पार्लियामेंट का वो और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये किया जाए, क्योंकि ये जो एक्ट है इट गिव्स मिनिस्टर्स वेरी वाइड पावर्स टू अमेंड एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट विदाउट डिटेल डिबेट इन द पार्लियामेंट। तो चूँकि उनके पास राइट बहुत ज़्यादा है तो उसका कंट्रोल भी सख्त होना कॉमन सेंस है कि होना चाहिए। तो ये तो हो गया आपका लेजिस्लेटिव एंड रेगुलेटरी रिफॉर्म एक्ट, जिसकी बना पे अगर कोई बर्डन आ जाए लॉ के ऊपर तो वो ख़त्म कर सकते हैं। अब हम आते हैं नॉर्मल कंट्रोल्स ऑन डेलीगेटेड लेजिस्लेशन पे, जो कि पार्लियामेंट्री कंट्रोल्स से शुरू होता है, क्योंकि मेन जो कंट्रोल कर रही है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को वो पार्लियामेंट ही कर रही है। इनिशियल कंट्रोल, मेन बेसिक कंट्रोल पार्लियामेंट के पास ही है, जैसा कि एनेबलिंग एक्ट है, जैसा कि पेरेंट एक्ट है। एनेबलिंग एक्ट के अंदर, पेरेंट एक्ट के अंदर, ये दोनों एक ही चीज़ हैं, एक ही चीज़ के दो नाम हैं। इनके अंदर बाउंड्री सेट होती हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के लिए कि आपने किस हद तक रह के लेजिस्लेशन करनी है, ठीक है। इसमें टाइप्स ऑफ लॉज भी स्टेटेड होते हैं जो वो बना सकते हैं और जो नहीं बना सकते, और ये भी बता देते हैं उसके अंदर कि वो होल कंट्री पे इफेक्ट होना है या सर्टन प्लेसेस पे इफेक्ट होना है। ये एक्ट ये भी सेट आउट करता है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को कंसल्ट किया जाए बिफोर मेकिंग द रेगुलेशन, और इवन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जिसको कंसल्ट करना होता है उसका नाम तक इन्होंने लिखा होता है कि इस फलाने फलाने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को आपने कंसल्ट करना है।
पार्लियामेंट डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का इस तरह भी कंट्रोल रखता है कि वो अपील भी कर सकता है एनेबलिंग एक्ट को एनी टाइम, वेन एवर दे वांट वो रिपील कर सकता है, वो पावर आपसे ले भी सकता है। ठीक हो गया। और एक डेलीगेटेड पावर स्क्रूटनी कमेटी भी है हाउस ऑफ लॉर्ड्स के अंदर, जो कि जो इतने भी बिल्स होते हैं जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के थ्रू बनते हैं, उनमें अगर कोई इनअप्रोप्रिएटली पावर यूज़ हुई हो तो वो उसको नल एंड वॉइड कर सकते हैं। इनका काम ही है, ये स्क्रूटनाइज करते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को। और चेक्स जो हैं वो जाहिर बात है कॉमन सेंस है कि एक्ट के ऊपर एक्ट एक बहुत ज़्यादा चेक्स से गुजरता है पास होने से पहले, और देखा जाता है कि कौन सी पावर्स डेलीगेट हुई थी, प्रपोज हुई थी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के लिए, और वो पावर्स क्या वो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन उन पावर्स के अंदर रह के ही बनी है या नहीं बनी, प्रॉपरली ड्रॉन अप है या नहीं है। ठीक हो गया। और पार्लियामेंट ने ये भी चेक करना होता है कि जो पावर्स हैं वो अप्रोप्रिएटली यूज़ हो रही हैं, कोई अब्यूज़ ऑफ पावर तो नहीं हो रहा, कोई इस तरह की बात तो नहीं हो रही कि पावर से अपनी पावर गिवन पावर से ज़्यादा बढ़ के जो है वो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन हो रही है। इन एडिशन टू द पावर्स अंडर द लेजिस्लेटिव एंड रेगुलेटरी रिफॉर्म एक्ट, पार्लियामेंट हैज़ द फॉलोइंग वेज ऑफ चेकिंग द एक्चुअल डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। ये कुछ फॉलोइंग वेज हैं। पहला जो वे है वो प्री ड्राफ्टिंग कंसल्टेशन। सबसे पहले, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जब भी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन करेगी वो उससे पहले इंटरेस्टेड पार्टीज को कंसल्ट करेगी। ये बहुत ज़रूरी है, और ये इवन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में अक्सर लिखा भी होता है। कंसल्टेशन के बगैर अगर डायरेक्ट कोई डेलीगेटेड लेजिस्लेशन बनती है तो वो नल एंड वॉइड है। ठीक हो गया। अच्छा, स्क्रूटनी कमेटी, ये दूसरा पॉइंट है, ये पार्लियामेंट के कंट्रोल्स में आपको बता रहा हूँ। स्क्रूटनी कमेटी इज द सेकंड पॉइंट। स्क्रूटनी कमेटी, जैसे मैंने आपको बताया कि जॉइंट सेलेक्ट स्क्रूटनी कमेटी ऑन स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट्स, जिसको यूजुअली स्क्रूटनी कमेटी ही बोला जाता है इन शॉर्ट, ये जितने भी स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट बनते हैं उनके पास आते हैं, वो उनको स्क्रूटनाइज करते हैं, उनको देखते हैं। ये दोनों हाउसेस की अटेंशन उस पर डालते हैं कि भाई, हाउस ऑफ लॉर्ड्स की भी है, कॉमन्स की भी, कि भाई उनको देखो ये जो डेलीगेट लेजिस्लेशन हो रही है ये सही नहीं हो रही है, इसके कि बियॉन्ड पावर्स जा रही है वगैरह वगैरह। तो उनका काम ये है। जो बेसिक उनके काम है, जब इनको वो जब रेफ़र करते हैं स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट को बैक टू द पार्लियामेंट, वो कब करते हैं, जब वो वेन एवर इट इम्पोजेज अ टैक्स और अ चार्ज। ठीक है, क्योंकि ये डेलीगेट लेजिस्लेशन के थ्रू हो नहीं सकता। सेकेंड, अपीयर्स टू हैव रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, और वो भी और एनेबलिंग एक्ट में नहीं लिखा हुआ था कि इसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा, प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होना था लेकिन रेट्रोस्पेक्टिव डाल दिया। थर्ड इज के अपीयर्स टू हैव गॉन बियॉन्ड पावर्स गिवन अंडर द एनेबलिंग एक्ट। ठीक हो गया। और फोर्थ है कि इट इज़ अनक्लियर और डिफेक्टिव इन सम वे। ये 4 पॉइंट्स अगर होंगे तो स्क्रूटनी कमेटी उस स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट को पकड़ लेगी और वो दोनों में से किसी भी हाउस के ऊपर वहाँ पे भेज देंगे, और वो कहेंगे कि भाई इसको दोबारा रिव्यू करें, इसको दोबारा चेक करें, ये ठीक नहीं बना। फिर अगली जो चीज़ आती है कंट्रोल में, वो आती है अफर्मेटिव रेजोल्यूशंस। एक स्मॉल नंबर ऑफ स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट जो हैं वो इस पॉइंट से गुजरते हैं, अफर्मेटिव रेजोल्यूशन से। अफर्मेटिव रेजोल्यूशन का ये मतलब है कि स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट तब तक लॉ नहीं बनेगा जब तक स्पेसिफिकली पार्लियामेंट से अप्रूव ना हो जाए। इट विल हैव टू बी डिबेटेड इन द पार्लियामेंट बिफोर इट कैन ऑपरेट। ठीक हो गया। द नीड टू पास एन अफर्मेटिव रेजोल्यूशन विल बी इंक्लूडेड इन द एनेबलिंग एक्ट, कि एनेबलिंग एक्ट के अंदर ही लिखा होगा कि ये अफर्मेटिव रेजोल्यूशन से बनेगा। ठीक हो गया। और उसके तहत ये होता है कि पार्लियामेंट डिबेट करती है, जब स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट बन के पार्लियामेंट में आता है, पार्लियामेंट वाले इस पर डिबेट करते हैं, अगर वो एक्सेप्ट हो जाए तो वो लॉ बनता है, वरना वो लॉ नहीं बनता। अगला जो उसका पॉइंट है वो है नेगेटिव रेजोल्यूशन। नेगेटिव रेजोल्यूशन ये है कि मोस्ट ऑफ द स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट जो है ना, वो जो अफर्मेटिव था उसमें माइनर, आपको मैंने बताया कि उसमें स्मॉल नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट है जो उसमें जाते हैं, मेजॉरिटी जो है वो नेगेटिव रेजोल्यूशन में जाती है। और नेगेटिव रेजोल्यूशन ये कहता है कि अगर कोई स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट बन के पार्लियामेंट में आई है, अनलेस पार्लियामेंट उसको विद इन 40 डेज रिजेक्ट नहीं कर देती, वो ऑटोमेटिकली लॉ बन जाएगा, वो समझा जाएगा कि ये एक्सेप्टेड है। ठीक हो गया। देन कम्स क्वेश्चनिंग। क्वेश्चनिंग में ये होता है कि इंडिविजुअल मिनिस्टर्स जो हैं वो क्वेश्चन कर सकते हैं, क्वेश्चन उनको किया जा सकता है, बेग योर पार्डन। क्वेश्चनिंग में ये होता है कि इंडिविजुअल मिनिस्टर्स को क्वेश्चन किया जा सकता है बाय द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट
कि अगर वो उन्होंने कोई प्रपोज रेगुलेशन बनाई है तो क्यों बनाई है, उसका क्या फ़ायदा है और वो क्यों ज़रूरी थी। तो क्वेश्चनिंग इज़ अनदर वे पार्लियामेंट कैन कंट्रोल डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। अब आते हैं कोर्ट कंट्रोल पे। कोर्ट जो है वो ऐसे कंट्रोल करती है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को कि वो कंसिडर कर सकते हैं किसी भी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को एज अल्ट्रा वायरस। अल्ट्रा वायरस के स्पेलिंग नीचे लिखे आ जाएंगे, यू कैन सी दैट। अल्ट्रा वायरस का मतलब होता है बियॉन्ड पावर्स। इसके अलावा कोर्ट इसको कंट्रोल नहीं कर सकता। अब मसला ये है कि कोर्ट में कंट्रोल करने के लिए जुडिशल रिव्यू और लोकस स्टैंडाई की बहुत ज़रूरत होती है। कोई भी एक्शन है टू चैलेंज विल बी टेकन इन द क्वींस बेंच डिवीजन ऑफ द हाई कोर्ट। आप हमने ये जो हायरार्की ऑफ द कोर्ट्स है, इसमें हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट की एक डिवीजन है क्वींस बेंच डिवीजन, उसमें ये सुने जाते हैं। और इट कैन ओनली बी टेकन बाय अ पर्सन और बॉडी विद लोकस स्टैंडाई। लोकस स्टैंडाई का मतलब है कि आपका कोई ना कोई राइट इन्वॉल्व होना चाहिए, आपका कोई ना कोई इंटरेस्ट इन्वॉल्व होना चाहिए, तो आप केस कर सकते हैं। आउट ऑफ नो वेयर पब्लिक सर्विस के लिए आप केसेस नहीं कर सकते। ठीक हो गया। और ये ज़्यादातर लोकल स्टैंडाई उन लोगों के पास होती है जो इंसान, इंडिविजुअल या कोई कॉरपोरेट बिजनेस उस ऑर्डर से अफेक्ट हो रहा हो किसी ना किसी तरह, तो वो चैलेंज कर सकते हैं। लोकल स्टैंडाई जो है वो इसका प्रिलिमिनरी मैटर है। ज़ाहिरी बात है लोकल स्टैंडाई पहले देखी जाती है कि जो केस किया है जिसने, अगर उसका कोई राइट वगैरह इन्वॉल्व है तो ठीक है, केस चल सकता है, वरना वो केस नहीं चल सकता। ठीक हो गया। और अगर ये प्रूव हो जाए कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इज़ अल्ट्रा वायरस, जिसका मतलब है बियॉन्ड पावर्स, तो पार्लियामेंट जो है उसको नॉट अफेक्टिव करार दे देती है और वो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन लॉ नहीं रहता। ठीक हो गया। दो तरह के अल्ट्रा वायरस होते हैं, एक प्रोसीजरल अल्ट्रा वायरस होता है और एक सब्सटेंटिव अल्ट्रा वायरस होता है। ठीक हो गया। प्रोसीजरल अल्ट्रा वायरस क्या चीज़ है? प्रोसीजरल अल्ट्रा वायरस का मतलब है कि जो प्रोसीजर था लॉ बनाने का, जो पेरेंट एक्ट एनेबलिंग एक्ट में लिखा हुआ था, उसको नहीं फॉलो किया गया। ठीक है, कोई कंसल्टेशन करनी थी, कोई कुछ और करना था, तो उसको फॉलो नहीं किया गया, तो वो प्रोसीजरल अल्ट्रा वायरस उस पर लग जाएगा और वो वॉइड हो जाएगा कि भाई आपने प्रोसीजर ठीक तरह अप्लाई नहीं किया। ये एग्रीकल्चरल हॉर्टिकल्चरल एंड फॉरेस्ट्री ट्रेनिंग बोर्ड वर्सेस एल्सबरी मशरूम्स लिमिटेड के अंदर ये काम हुआ था कि उसने मशरूम ग्रोअर्स को कंसल्ट लाजमी करना था, लेकिन चूंकि उसने कंसल्ट किए बगैर उसको बना दिया लॉ को, तो वो लॉ जो है वो वॉइड हो गया था। सब्सटेंटिव अल्ट्रा वायरस का क्या मतलब है? सब्सटेंटिव अल्ट्रा वायरस का मतलब है कि वो बियॉन्ड लिमिट्स है, अल्ट्रा वायरस और वॉइड है सब्सटेंटिवली, मतलब प्रोसीजर ठीक था लेकिन जो लॉ बना है वो अल्ट्रा वायरस है, वो बियॉन्ड पावर्स है। ये आर वर्सेस होम सेक्रेटरी एक्स पार्टी फायर ब्रिगेड्स यूनियन में देखा जा सकता है, आर वर्सेस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट एक्स पार्टी नेशनल यूनियन ऑफ टीचर्स में देखा जा सकता है। इसमें यह रूल हुआ था कि देयर आर स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट सेटिंग कंडीशंस फॉर अप्रेजल एंड एक्सेस टू हायर रेट्स ऑफ पे फॉर टीचर्स वाज बियॉन्ड द पावर्स गिवन इन द एजुकेशन एक्ट 1996। तो बियॉन्ड पावर्स अगर वो हो तो हो जाता है। देन कम्स अनरीजनेबलनेस, ये भी एक कोर्ट का कंट्रोल है। A piece of delegated legislation or a decision can be declared Wensbury unreasonable, नीचे लिखा आ जाएगा, तो you don't have to worry about the spellings। Wensbury unreasonable इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये Associated Provincial Pictures Houses versus Wensbury Corporation 1948 में ये जो सबसे पहली जो अनरीजनेबलनेस है डिसाइड हुई थी, इसलिए इसका नाम ही वेंसबरी अनरीजनेबल बन गया। ठीक हो गया। और ये आर वर्सेस स्विंडन NHS ट्रस्ट में भी देखी जा सकती है। और कोर्ट्स इसमें प्रिज्यूम करते हैं कि अनलेस एनेबलिंग एक्ट एक्सप्रेसली अलाउज इट देयर इज़ नो पावर टू डू एनी ऑफ द फॉलोइंग। वो कोई अनरीजनेबल रेगुलेशन नहीं बना सकते, जो कि स्ट्रिकलैंड वर्सेस हेज बोरो काउंसिल में देखा जा सकता है, जिसमें आप बाय लॉ प्रोहिबिटिंग द सिंगिंग और रिसाइटिंग ऑफ एनी ऑब्सीन सॉन्ग और बैलेड एंड द यूज ऑफ ऑब्सीन लैंग्वेज जनरली वाज हेल्ड टू बी अनरीजनेबल। एंड सो अल्ट्रा वायरस के क्योंकि बिकॉज इट वॉज टू वाइडली ड्रॉन दैट इट कवर्ड एक्ट्स डन इन द प्राइवेट एज वेल। अब प्राइवेट में बैठ के आप जो मर्जी बोलें, अब एक बंद कमरे में बैठ के अकेले में गंदी गालियाँ निकालें, ऑब्सीन लैंग्वेज बोलें, सुने, सिंगिंग करें, रिसाइट जो मर्जी करें, वो आपकी प्राइवेट स्पेस है। तो ये एक बाय लॉ इतना था, इतना वाइडली ड्रॉन था कि उसमें ये बताया ही नहीं हुआ था कि ठीक है भाई सिंगिंग रिसाइटिंग ऑफ ऑब्सीन सॉन्ग्स बैलेड्स नहीं करनी, ऑब्सीन लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी, बट कहाँ पे। तो जजेस ने उसको कहा था कि ये अनरीजनेबल है और अल्ट्रा वायरस है। ये स्ट्रिकलैंड वर्सेस हेजबोरो काउंसिल 1896 के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर वो टैक्सेस लेवी करता हो, लेवी
नहीं कर सकता। टैक्सेस लेवी सिर्फ पार्लियामेंट कर सकती है, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन टैक्सेस नहीं लेवी कर सकता, तो वो अनरीजनेबल है। या सब डेलीगेशन उसमें डाल दें। सब डेलीगेशन का मतलब है कि आपके पास राइट था डेलीगेशन का, आपने वो राइट आगे दे दिया विदाउट एनी अथॉरिटी, तो वो भी अनरीजनेबलनेस में आ जाएगा, उसमें भी अनरीजनेबल लग सकता है। अब एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डेलीगेट लेजिस्लेशन में आ जाते हैं। इट्स एक्चुअली एडवांटेजेस एंड क्रिटिसिजम्स, नॉट डिसएडवांटेजेस। इसमें अगर आपको कोई ऐसा असेसमेंट का क्वेश्चन दे देते हैं कि अगर आपको डेलीगेटेड लेजिस्लेशन पर क्रिटिसाइज़ करना पड़े, तो ये क्रिटिसिज्म के जो पॉइंट्स हैं ये आपके लिए वाइटल इंपॉर्टेंस रखते हैं। एडवांटेजेस पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहला एडवांटेज है वो टाइम सेविंग है। ऑब्वियसली डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का जो प्रोसेस वो क्विकर है देन पार्लियामेंट। सेकंड है द पॉलिसी ओवर डिटेल, कि इसमें ज़्यादातर पॉलिसी बेस्ड लॉज बनते हैं, इतना डिटेल्स में जाके नहीं बनते। फोकस होता है उनका प्रॉपर जो इश्यूज हैं उनके ऊपर रादर देन डिटेल के ऊपर। थर्ड इज स्पीड, ठीक है। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जो है वो बहुत क्विक रिस्पॉन्स इन इमरजेंसी अलाउ करती है और बहुत क्विकली लॉज बन जाते हैं, पार्लियामेंट ये नहीं कर सकती। एक्सपर्टीज़, कि इट इज़ बेटर टू यूज़ टेक्निकल एक्सपर्टीज़ और लोकल नॉलेज व्हेन मेकिंग डिटेल्ड लॉज फॉर इंडस्ट्री और लोकल एरियाज़। तो जो कि लोकल एरियाज़ के लिए लॉज बन रहे होते हैं, तो उसके लिए एक लोकल एक्सपर्टीज़ आपको मिल जाए तो ज़्यादा अच्छे लॉज बन जाते हैं। देन कम्स फ्लेक्सिबिलिटी, कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कैन बी ईजिली अमेंडेड और रिवोक्ड, ठीक है। पार्लियामेंट जो एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट होता है उनका रिवोक होना या अमेंड होना इतना ईजी प्रोसेस नहीं है। देन कंट्रोल्स, कि इसमें पार्लियामेंट्री और जुडिशल दोनों कंट्रोल्स भी हैं, तो कोई भी मिनिस्टर जो है वो अब्यूज़ ऑफ पावर्स नहीं कर सकता। तो ये एक बहुत एडवांटेज है कि ये अच्छे लेजिस्लेशन अच्छी ही बनती है। क्रिटिसिजम्स ये हैं कि इट टेक्स लॉ अवे फ्रॉम डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड हाउस ऑफ कॉमन्स। फॉर एग्जाम्पल कि आपने तो हाउस ऑफ कॉमन्स को इलेक्ट किया, आपने इलेक्शन में वोट दिया और आपकी पार्टी पार्लियामेंट में बैठी है। नाउ यू एक्सपेक्ट योर पार्टी टू मेक लॉज फॉर यू, इंस्टेड ऑफ दैट मिनिस्टर्स आर मेकिंग लॉ, लोकल अथॉरिटीज इज मेकिंग लॉ। ये एक क्रिटिसिज्म है कि ये डेमोक्रेसी के खिलाफ है। नॉन इलेक्टेड पीपल जो है वो लॉ बनाते हैं इसमें। देन कम सब डेलीगेशन, कभी कभी होता है कि लॉ मेकिंग अथॉरिटी इज हैंडेड डाउन टू अनदर लेवल, ठीक है। दिस ब्रिंग्स कॉमेंट दैट मच लॉ इज मेड बाय अनइलेक्टेड सिविल सर्वेंट्स एंड मेडली रबर स्टैम्प्ड बाय द मिनिस्टर ऑफ दैट डिपार्टमेंट, कि मिनिस्टर खुद कुछ नहीं करता, वो आगे सबसे काम करवाता है और स्टैंप लगा देता है बस, लगता है ऐसे जैसे। तो ये लॉ वो नहीं बना रहा टेक्निकली, ये लॉ उसके नीचे जो बैठे सिविल सर्वेंट्स हैं वो बना रहे हैं, विच इज़ ऑल्सो क्रिटिसिज्म। द नेक्स्ट वन इज द लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन गिव्स राइज टू क्रिटिसिज्म सिंस इट मेक्स इट डिफिकल्ट टू डिस्कवर व्हाट द प्रेजेंट लॉ इज। अब डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इतनी तेज़ रोज़मर्रा इतनी ज़्यादा आ जाती हैं कि आपको यही नहीं पता होता कि लेटेस्ट लास्ट लॉ है क्या, लास्ट आपने किस पे अप्लाई करना है। आप अभी पिछले पे अप्लाई कर रहे हो तो आपको पता ही नहीं होता कि अगला भी आ गया हुआ है और पिछला चेंज हो गया हुआ है, तो दैट इज़ अ बिग प्रॉब्लम। Then the criticism is that delegated legislation contains obscure wording that can lead to difficulty in understanding the law and requires judges to interpret its meaning. क्योंकि कभी कभी बहुत obscure सी confusing सी लैंग्वेज उसमें यूज़ कर देते हैं, लोगों को भी समझ नहीं आती क्या लिखा हुआ है, जजेस को भी बहुत मुश्किल होती है, तो उनको फिर इंटरप्रिटेशन करनी पड़ती है उसकी, तो फिर डिसीजन देने में, जस्टिस सर्व करने में मसला होता है। तो ये इसके एडवांटेजेस और क्रिटिसिजम्स थे। इसके साथ ही आपका ये चैप्टर नंबर 3 भी ख़त्म हो गया डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का। इसके 2 पोटेंशियल क्वेश्चंस हैं, एक टाइप्स और एक ये कंट्रोल्स। हम अब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन। तो तब तक के लिए बाय बाय।